केवल इंटरेस्ट की नमस्कार दोस्तों, बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएंगे बच्चे। ऑल गुड? आवाज आ रही है? सब कुछ बढ़िया है? ठीक है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले काम की बात करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो कि क्या क्या एजेंडा हम लोग आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज हो सकता है अगर भगवान ने हमको साथ हमारा साथ दिया तो ये जो मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है जिसको हम पिछले 4-5 क्लासेस से कवर कर रहे हैं उसको हम फिनिश कर लेंगे सक्सेसफुली। अगर नहीं भी हो पाया तो एक आध प्रोविजन रह जाएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चे? हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 76 पे छोड़ा था और मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था मॉर्गेजी की राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज। तो सबसे पहले तो जो एक सेक्शन बचता है उसमें वो है सेक्शन 77, उसको मैं समझाऊंगा, उसी से शुरुआत करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है आज की क्लास का मेन एजेंडा। बच्चे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84 और उसके बाद आता है आपका सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 93। तो आई थिंक कि इतना हमारा कवर हो जाना चाहिए, बट अगर हो पाया तो हम लोग अप टिल सेक्शन 97 98 तक कवर कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अभी आपने सोचा होगा बीच में कुछ नंबर्स गायब हैं, परेशान मत हो, रिपील्ड सेक्शंस हैं, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं क्लासेस की। कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। आज जो भी बच्चे हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे इस मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट के बारे में, वो सारे के सारे सेक्शन यूनिवर्सल हैं इन द सेंस कि मैंने आपको पिछली क्लास मॉर्गेजी के बारे में ली थी, उससे पिछली क्लास मॉर्गेजर के बारे में ली थी, तो दे वर अ बिट स्पेसिफिक कि वो मॉर्गेजर की बात कर रहे थे, वो मॉर्गेजी की बात कर रहे थे। जो आज सेक्शंस कवर होंगे वो पहला वाला छोड़ के 77 को छोड़ के ऑल ऑफ द सेक्शंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू द सिचुएशंस जो मॉर्गेजर पे अप्लाई होंगे और मॉर्गेजी पे अप्लाई होंगे। तो एक बात को इसको समझ लो। और दूसरी बात है, आज कुछ बहुत ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है, सेक्शंस बहुत लेंदी लेंदी हैं, बड़े बड़े हैं, पर वो अननेसेसरीली बड़े हैं, उनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं या फिर जो एसेंस है वो बड़ा सिंपल सा बड़ा छोटा है। इसलिए ध्यान रखना कि भले ही मैं आपको बोर्ड पे तो पढ़ाऊंगा हर एक चीज, पर जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना। दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट इन योर नोट्स। ठीक है, वही नोट्स में लिखना है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा आज स्मार्टली प्ले करना है। चलो बच्चे शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 77 से। अब ये जो हमारा पहला सेक्शन है ना बच्चे, सेक्शन 77, ये जुड़ा हुआ है हमारे लास्ट सेक्शन से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेक्शन 76। बच्चे सेक्शन 76 के अंदर मैंने आपको मॉर्गेजी की कुछ लायबिलिटीज पढ़ाई थी, और ऐसा मॉर्गेजी जो पोजेशन में आपको याद होगा कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो भाई टैक्सेस वगैरह भरता है, उसकी जिम्मेदारी होती है घर को मैनेज अच्छे से करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है घर के जो जरूरी रिपेयर्स वगैरह हैं वो सब कराता है। तो वो जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 77। ये कहता है कि जो 76 के अंदर, सेक्शन 76 के अंदर हमने जो चार रिस्पांसिबिलिटीज पढ़ी थी, क्लॉज बी के अंदर, क्लॉज डी के अंदर, क्लॉज जी के अंदर और क्लॉज एच के अंदर, अभी रिवाइज करा दूंगा। ये जो चार रिस्पांसिबिलिटीज पढ़ी थी हमने इन चार क्लॉजेस के अंदर, ये अप्लाई नहीं होंगी, मतलब वो रिस्पांसिबिलिटीज नहीं अप्लाई होंगी मॉर्गेजी पे अगर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी ने आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसके अनुसार जो भी उस प्रॉपर्टी से, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जो भी रेंट और प्रॉफिट आ रहा है, उस रेंट और प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाना है केवल और केवल मॉर्गेज मनी के सेटिस्फेक्शन में। मतलब वो जो इंटरेस्ट है, जो उस पैसे पे इंटरेस्ट लग रहा है, जो लोन लिया था, और वो जो लोन का अमाउंट है, वो जो प्रिंसिपल मनी है, उसके सेटिस्फेक्शन पे। अगर ऐसा है कि ऐसा इन लोगों ने प्रावधान कर लिया है आपस में कि भाई वो जो पैसा आने वाला है प्रॉपर्टी से तो उसको केवल इंटरेस्ट की सेटिस्फेक्शन में और प्रिंसिपल अमाउंट की सेटिस्फेक्शन में लगाना है, तो ये चार जिम्मेदारियां अप्लाई नहीं होंगी हमारे मॉर्गेज पे। बाकी सारी होंगी, बाकी जो टैक्सेस वगैरह वाली हैं वो सारी होंगी, बस ये चार नहीं होंगी। तो फटाफट से देख लो बच्चे कौन सी चार जिम्मेदारियां हैं जो अप्लाई नहीं होंगी। तो जहां पे आपने सेक्शन 76 को लिखा है ना, वहीं से देख लो। सबसे पहले देखते हैं बी। बी के अंदर मॉर्गेज की जिम्मेदारी थी कि उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी, अच्छी कोशिश करनी थी रेंट्स को और प्रॉफिट्स को कलेक्ट करने की। वो अप्लाई नहीं होगी अगर वो जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर मॉर्गेजी खुद अपनी तरफ से बदमाशी करेगा और प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट्स और प्रॉफिट्स को सही से रिकवर नहीं करेगा तो उसमें खुद का नुकसान है उसका, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है इन एनी केस वो जो पैसा है उसको ही मिलना है एज इंटरेस्ट एज प्रिंसिपल मनी, तो अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारेगा नहीं। सो दैट इज द सिनेरियो। जो दूसरा डी पॉइंट है वो कहता है जो हमारा मॉर्गेजी है, ही मस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी मेक सच नेसेसरी रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जो जरूरी रिपेयर्स कराने की बात है प्रॉपर्टी की, वो डी पॉइंट के अंदर लिखे हुए हैं। ये भी मॉर्गेजी पे लागू नहीं होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत मॉर्गेजी ने एग्री किया है कि वो जो रेंट्स और प्रॉफिट्स हैं प्रॉपर्टी के उसको इंटरेस्ट के सेटिस्फेक्शन में लेना है या प्रिंसिपल मनी के ही सेटिस्फेक्शन में लेना है, इन दैट सिनेरियो हमारे मॉर्गेजी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो प्रॉपर्टी को रिपेयर कराता फिरे। उसका बस एक एम होना चाहिए कि वो जो सारे रेंट्स और प्रॉफिट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो उस इंटरेस्ट की तरफ, उस प्रिंसिपल मनी की तरफ लगाए, जिससे वो जो मॉर्गेज मनी है वो सेटिस्फाई हो पाए। तो ये इधर उधर हमको जाने की जरूरत ही नहीं, सारी डायरेक्शंस में हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नाउ कम टू जी पॉइंट। जी पॉइंट के अंदर मॉर्गेजी जो है, ही मस्ट कीप क्लियर फुल एंड एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ ऑल सम्स रिसीव्ड। इसके अंदर मॉर्गेजी की जिम्मेदारी होती थी कि जो भी पैसा वो प्राप्त कर रहा है उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, वो सारा पैसे का वो एक क्लियर अकाउंट रखेगा। अब हमने जब बोल दिया कि भाई मॉर्गेजी जो है जो भी कमाई होगी प्रॉपर्टी व्हाटएवर इट मे बी, जो भी कमाई होगी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से उसको वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी के ही सेटिस्फेक्शन में लगाएगा। मतलब ही इज गोइंग टू बी द रिसिपिएंट ऑफ दैट इंटरेस्ट और दैट प्रिंसिपल मनी। तो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, दैट इज अप टू हिम टू मैनेज, क्योंकि उसी को देखना है। मॉर्गेजर का उससे कोई लेना देना नहीं होने वाला, क्योंकि मॉर्गेजर को कोई नुकसान हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मॉर्गेजर और मॉर्गेजी ने मानो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसके तहत क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल लोन लिया है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन है और इस पे 12,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से मानो इंटरेस्ट लग रहा है। 10 लाख का लोन है, 12,000 रुपए पर ईयर के नाम से मानो इंटरेस्ट लग रहा है। तो मानो इन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि ये जो पोजेशन में है हमारा मॉर्गेजी, वो हर महीने के हिसाब से 1,000 रुपए इंटरेस्ट में डिडक्ट करता रहेगा उस प्रॉपर्टी में पोजेशन होने की वजह से। तो इसमें कोई चिंता ही नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई 1,000 रुपए के सेटिस्फेक्शन में आप उसको सेटिस्फाई करते रहोगे। अब अगर मॉर्गेजी सही से रेंट कलेक्ट नहीं करेगा, सही से अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, तो उसी का नुकसान होगा, क्योंकि मॉर्गेजर को तो पता है कि उसके 1,000 रुपए कम होने ही वाले हैं। चाहे मॉर्गेजी रेंट कलेक्ट करे ना करे, अकाउंट कीप करे या ना करे, या फिर ऐसा मान लो कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि 1,000 रुपए तो इंटरेस्ट के कट जाएंगे हर महीने, और ये जो 10 लाख रुपए हैं इसके 10,000 रुपए कट जाया करेंगे, तो टोटल 11,000 रुपए पर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुआ करेंगे उस 10,000 प्रिंसिपल मनी में से, 1,000 रुपए इंटरेस्ट में से। तो ऐसा है तो मॉर्गेजर तो सेफ बैठा है, उसके लिए तो वो 11,000 रुपए कम होने ही होने हैं। अब ये जो मॉर्गेजी अगर वो बदमाशी करेगा, वो गलतियां करेगा, तो वही नुकसान झेलेगा उस बात का। तो ये जो रिस्पांसिबिलिटी थी ना पैसे से रिलेटेड, वो इसीलिए थी कि वो मॉर्गेजर के साथ चीटिंग ना कर सके। यहाँ पे चीटिंग का कोई इसको बचता ही नहीं है, वो बदमाशी करेगा तो उसका खुद नुकसान झेलेगा। दैट रीजन हम उस पे ये जिम्मेदारियां अब नहीं लगा रहे हैं। और आखिरी जो है एच के अंदर,
वो ये है हिज रिसीट फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑफ सच प्रॉपर्टीज पर्सनली ऑक्युपाइड बाय हिम अ फेयर ऑक्यूपेशन रेंट। एच के अंदर क्या है, हर एक मॉर्गेजी को जो पोजीशन है प्रॉपर्टी के उसे एक फेयर रेंट देना पड़ता है उस पोजीशन का, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी जिम्मेदारी इसमें अप्लाई नहीं होती। उसका लॉजिक क्या है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है इंटरेस्ट से, प्रिंसिपल अमाउंट से, तो अलग से रेंट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये जो चार जिम्मेदारियां हैं, ध्यान से देख लो बच्चे आखिरी बार, ये जो चार जिम्मेदारियां हमने पढ़ी थी सेक्शन 77 76 के अंदर, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है मॉर्गेजी की, अगर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि उस प्रॉपर्टी से आने वाली कमाई एक स्पेसिफिक रेशियो में डिडक्ट करी जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट। दैट इज द सिंपल लॉजिक। बस आपको इतना सा समझना है, इतना सा याद रखना है। अब मुझे जल्दी से बता दो बच्चे चैट बॉक्स में यस टाइप करके, क्या ये बात समझ में आई है आपको, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, ये सेक्शन 77 का लॉजिक समझ में आ गया एंड हाउ डज इट वर्क? ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की कहानी को सही मायनों में। अब देखो बच्चे, आज जो सेक्शंस आपके सामने मैं लेके आया हूं, मजेदार सेक्शंस हैं, पर बच्चे मैं आप सभी को बोल रहा हूं पहले से ही, आपको आगाह कर रहा हूं, आज दिमाग लगने वाला है। दिमाग लगने वाला है, मैं कह रहा हूं दिमाग की दही होने वाली है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तो मैं आपको हर चीज का डायग्राम वगैरह बना दूंगा, कॉन्सेप्ट थोड़े से डीप है, तो उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। तो अगर आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप एकदम एकांत में जाकर बैठ जाओ, वरना आपके सर में दर्द हो जाएगा, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। तो बिल्कुल शांति प्रिय जगह पे एक कोने में जाकर बैठ जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नाउ स्टार्ट विद सेक्शन 78। बच्चे सेक्शन 78 बात करता है पोस्टपोनमेंट की। ये पहली सेक्शन से बच्चे शुरू हो गया खतरनाक काम। पोस्टपोनमेंट की, किस बात की पोस्टपोनमेंट हो रही है? प्रायर मॉर्गेज की। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है प्रायर, एक है मॉर्गेज, तो हमको दोनों को समझना है। पहले सेक्शंस पढ़ लेते हैं। जहां पर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी प्रायर मॉर्गेजी कोई दूसरा व्यक्ति, इसकी प्रायर मॉर्गेजी की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति इंड्यूस हो जाता है पैसा देने के लिए उधार उसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पर, उसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पर, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा प्रायर मॉर्गेजी है, उसका जो क्लेम है उस मॉर्गेज के ऊपर, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर, वो पोस्टपोन हो जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं है। देखो एग्जांपल देके बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, एक ही बार बता पाऊंगा, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत ध्यान से देखना। मानो बच्चे एक ये व्यक्ति है मॉर्गेजर। कौन है? मॉर्गेजर। ये प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज पे रखा गया है, और किसको रखा गया है? इसको। ये कौन है? मॉर्गेजी। ये क्या है? हमारी मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप पहले से ही चल रहा है, एक तरफ मॉर्गेजर है, एक तरफ मॉर्गेजी है, और ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। अब यहां पे एक तीसरा व्यक्ति आता है। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है, इसको हमारा जो मॉर्गेजी है वो रिप्रेजेंट करता है, या इस तरीके से उसको इंड्यूस करता है कि ये तीसरा व्यक्ति क्या करे, इसी प्रॉपर्टी के बिना पर, जो पहले से मॉर्गेज पर रखी हुई है इस व्यक्ति के पास, इसी प्रॉपर्टी के बिना पर इस व्यक्ति को उधार दे दे पैसा। ये इंड्यूस कर रहा है, ये इंड्यूस कर रहा है इसको कि भाई तुम इसको उधार दे दो पैसा इस प्रॉपर्टी के बिना पर। और ये जो इंड्यूसमेंट है, ये कोई ऐसा आम इंड्यूसमेंट नहीं है कि किसी को कह रहा है कि दे दे भरोसे का आदमी, ऐसा नहीं है। इस इंड्यूसमेंट के पीछे या तो फ्रॉड है, या मिसरिप्रेजेंटेशन है, या फिर नेग्लेक्ट है। नेग्लेक्ट भी ग्रॉस नेग्लेक्ट है। ये जो मॉर्गेजी है इसके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठी सच्ची बातें बोल रहा है। फ्रॉड का मतलब वही जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाया। फ्रॉड का भी मतलब वही है, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी मतलब वही है, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। ये व्यक्ति इसके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ सच्ची बातें बोल के इसको भरोसा दिला रहा है कि इसको पैसा दे दो इसी प्रॉपर्टी के बिना पर। या फिर इसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, मतलब जो कर रहा है वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं करता, पर मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई चीज छुपा रहा है या कोई चीज सच नहीं बता रहा है। या फिर वो ना ही फ्रॉड कर रहा है, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पर अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, उसका कंडक्ट ऐसा है, उसकी वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी के बिना पर उसे उधार दे रहा है। तो कहने का मतलब है, जब भी मॉर्गेजी के फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या नेग्लिजेंस की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति उसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बिना पर मॉर्गेजर को अगर पैसा उधार देता है, मानो इस ओरिजिनल मॉर्गेज में जब इस मॉर्गेजर ने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर रखा था इस मॉर्गेजी के पास, तो मानो उसने 10 लाख रुपए लिए थे, तो लोन लिया था उसने इस वाले मॉर्गेजी से, मॉर्गेजी नंबर 1 से 10 लाख का फॉर एग्जांपल। अब इसी प्रॉपर्टी के बिना पर इस दूसरे व्यक्ति से उसने उधार ले लिया कितना? मानो ले लिया 5 लाख रुपए, और इसमें मॉर्गेजी ने उसके साथ फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन के, मानो वो मॉर्गेजर के साथ मिला हुआ है मॉर्गेजी। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी वही है जो मॉर्गेजी के पास भी रखी हुई है, मॉर्गेजी नंबर 1 के भी पास रखी हुई है, अभी मॉर्गेजी नंबर 2 बन गया क्योंकि इसने भी पैसा दे दिया इसी प्रॉपर्टी के आधार पर। बच्चे ये पॉसिबल है, एक ही प्रॉपर्टी को बार-बार मॉर्गेज पे रखा जा सकता है, दैट इज नो इशू, तो उसके बारे में मत कंफ्यूज होना। ये हो गया हमारा मॉर्गेजी नंबर 2। अब हमारा ये जो सेक्शन है वो कहता है सेक्शन 78 कि अगर ये दूसरा मॉर्गेजी है, इसके पैसे देने की वजह ये पहले वाले मॉर्गेजी का फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या नेग्लेक्ट रहा होगा, तो उसका जो पैसा है 5 लाख हमारे एग्जांपल में, वो प्रायोरिटी लेगा इस 10 लाख रुपए के पैसे पर। मतलब इसके पैसे की प्रायोरिटी होगी इस पैसे के ऊपर। वैसे आम स्थिति में अगर एक ही प्रॉपर्टी पे ज्यादा, एक से ज्यादा मॉर्गेजेस होती हैं, तो जो सबसे पहली मॉर्गेज होती है टाइम में, उसकी प्रायोरिटी होती है बाद वाली सारी मॉर्गेजेस पे। तो सीक्वेंस चलता है, जो सबसे पुरानी है उसकी सबसे पहला क्लेम है, उसके बाद वाली उसका, फिर उसके बाद वाली का उसका, ऐसे। पर यहाँ पे वैसे तो नॉर्मल रूल के हिसाब से इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। तो कल को अगर इस प्रॉपर्टी वगैरह को बेचेंगे या पैसा उधार चुकाएगा ये, तो इसको ये प्रायोरिटी मिलना चाहिए 10 लाख, क्योंकि ये ज्यादा पुराना है, ये पहले से है। पर क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, नेग्लिजेंस का इस्तेमाल किया गया इस मॉर्गेजी ने, फॉर दैट रीजन ये जो दूसरा मॉर्गेजी है इसके अमाउंट को प्रायोरिटी मिल रही है, इसके अमाउंट को प्रायोरिटी मिल रही है। तो कल को जब भी अमाउंट की सेटिस्फेक्शन की बारी आएगी, पहले इसका 5 लाख रुपए चुकाया जाएगा विद इंटरेस्ट, चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के हो, चाहे मॉर्गेजर वापस करे। उसके बाद नंबर आएगी 10 लाख की। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कभी भी कोई भी मॉर्गेजर और मॉर्गेजी मिलके किसी तीसरे व्यक्ति को उल्लू ना बना पाए। मानो ये जो घर है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू भी 10 लाख रुपए की है, और 10 लाख रुपए इसके बिना पर पहले ही उधार ले रखे मॉर्गेजर ने, तो कल को अगर इसे बेचना भी पड़ा तो 10 लाख रुपए आएंगे, और उससे तो केवल प्रायर मॉर्गेज, मतलब पहले वाली मॉर्गेज सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ऐसे टाइम पे मानो अगर ये दोनों प्लानिंग कर लें और किसी तीसरे व्यक्ति को उल्लू बना दें और उसी प्रॉपर्टी के बिना पर पैसा दिलवा दें मॉर्गेजर को, हो सकता है इसको बाद में बांट लें 5-5 लाख रुपए बाद में, तो क्या कर लेगा मॉर्गेजी? कुछ नहीं कर पाएगा। कल को पैसा उसका वापस भी नहीं किया और ये प्रॉपर्टी बेचने पे आई, तो इस प्रॉपर्टी से 10 लाख रुपए मिलेंगे, और 10 लाख रुपए से तो इसी मॉर्गेजी का जो उधार है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। इसके हाथ में क्या रह जाएगा? अंडा, जीरो। ऐसे बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बनते थे लोग, एंड दैट वाज द रीजन। अगर मॉर्गेजी का हाथ है
उस दूसरे मॉर्गेजी के पैसा देने के पीछे, और हाथ होने से परेशानी नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट एफर्ट था कि भाई उसने भरोसा, ठीक है तुम दे दो, भरोसे के लायक आदमी वापस कर देगा, दैट इज फाइन। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंस की स्थिति में, नेग्लिजेंस का मतलब मॉर्गेजी वहां पे बैठा था पहले वाला, और वो इस तरीके से एक्ट कर रहा था जैसे बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ, जिससे ये प्रमोट हो रहा था पैसा देने के लिए। तो इन सारी परिस्थितियों में उसका क्लेम जो है वो प्रायोरिटी ले जाता है, और जो पहले वाले प्रायर मॉर्गेजी का क्लेम है वो पोस्टपोन हो जाता है। वहीं से आता है ये शब्द पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रायर मॉर्गेजी। अब मुझे जल्दी से बताओ सेक्शन 78 समझ में आया? आज मैं हर सेक्शन के बाद पूछने वाला हूं, क्योंकि हर सेक्शन में अपनी अपनी खिचड़ी है। इसमें बच्चे मॉर्गेजर का रोल नहीं है, मॉर्गेजर को नॉलेज है या नहीं, दोनों मिले हुए हैं या नहीं, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि पहले वाले मॉर्गेजी ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या नेगलेक्ट किया हो, जिसकी वजह से जो दूसरा मॉर्गेजी है वो पैसा देने के लिए इंड्यूस हुआ हो। बस ये दो रिक्वायरमेंट्स है, सिंपल। एक बार ये दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, बस उससे ज्यादा हमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन बच्चे। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 79। अब यहाँ पे ये एक और मजेदार सेक्शन है। यहाँ पे मॉर्गेज हो रही है ऐसी परिस्थिति में जहां पे वो जो अमाउंट है वो अनसर्टेन है पर मैक्सिमम एक्सप्रेस किया गया है। एक मैं आपको सभी को सजेशन दूंगा, इस सेक्शन 79 के टाइटल को मत पढ़ना, क्योंकि इसका टाइटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सही, पर समझ में नहीं आता है। इसका जो कंटेंट है और जो मैं बातें बताऊंगा ना बच्चे, उसको समझना ध्यान से। अगर कोई भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जाती है, पर उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बदले तुरंत के तुरंत उधार नहीं लिया जाता, वो फ्यूचर में लिए जाने वाले उधारों के बारे में है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें वो मॉर्गेज हो रहा है एक मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है कि किस लिमिट तक उधार लिया जा सकेगा आगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसी प्रॉपर्टी को जिसको मॉर्गेज रखा गया है फ्यूचर एडवांसेस के लिए, अगर उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से मॉर्गेज पे रखा जाता है, और वो जो मॉर्गेज है जो दोबारा दूसरी बार की जा रही है, उसमें नोटिस भी दिया जा रहा है कि पहले से ऐसी प्रायर मॉर्गेज चल रही है भाई, तो ऐसी स्थिति में ये जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज होगी वो पोस्टपोन हो जाएगी उस प्रायर मॉर्गेज से, उस सारे पैसे के बारे में जो उस मैक्सिमम लिमिट के अंदर आता है। समझ में आया? आज यही पूछूंगा आपको बार बार। देखो इसकी कहानी देखो बच्चे, ये सबको ना ऐसे का ऐसे ही बना लेना नोट्स में, मुझसे दोबारा बनाने को बोलोगे ना मेरे से भी नहीं बनेगा, ठीक है? देखो इसमें क्या कहानी है, इसमें एक यूनिक कहानी है। इसमें एक व्यक्ति है, और ये कौन है बच्चे? हमारा मॉर्गेजर। इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है? मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये कौन है? हमारा मॉर्गेजी नंबर 1। कौन है? मॉर्गेजी नंबर 1। और यहाँ पे यूनिक क्या है? यहाँ पे यूनिक क्या है कि इस प्रॉपर्टी को तो मॉर्गेज पे रख दिया गया, मॉर्गेजी को ऑलरेडी रख लिया गया, पर उधार अभी लिया नहीं गया है, उधार आगे लिया जाएगा, ऐसी स्थिति है। ये कह रहा है कि देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे मैं मॉर्गेज आपका क्रिएट कर रहा हूं, आगे मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को दे देना। और इन दोनों ने आपस में निर्धारित कर लिया है कि इस प्रॉपर्टी के आधार पर कितना पैसा आगे चल के उधार दिया जा सकेगा। मानो इन लोगों ने 20 लाख की लिमिट लगा दिया कि 20 लाख तक का ये उधार ले सकेगा इस प्रॉपर्टी के बिना पर। प्रॉपर्टी को रख दिया पहले मॉर्गेज पे, अब आगे ये ले लेगा, हो सकता है एक बार में ले ले 20 लाख रुपए, हो सकता है बारी बारी से ले ले, दैट इज अप टू हिम। ऐसा बच्चे ये बहुत कॉमन होता है। अब मुझे नहीं पता, आप अभी छोटे हो, एक बैंक लिमिट नाम की चीज होती है। कभी अपने पापा वगैरह से पूछना, अगर वो बिजनेस में है, उनको ये एक्सप्रेशन समझ में आएगा। बैंक लिमिट, जिस भी बैंक में आपका करंट अकाउंट होता है वो आपकी एक लिमिट निर्धारित करती है कि किस लिमिट तक वो आपको लोन दे सकती है किसी प्रॉपर्टी के बिना पर। वही जो लिमिट होती है वही मैक्सिमम अमाउंट होता है। तो वहां पे हम किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख देते हैं और ओवर टाइम उधार लेते रहते हैं अप टिल दैट मैक्सिमम लिमिट। अब ये क्या है? ये बंदा जो है मॉर्गेजर 20 लाख रुपए तक का उधार उससे ले सकता है, ठीक है? मानो 20 लाख रुपए तक की लिमिट थी, अब इस मॉर्गेजर ने 10 लाख रुपए ले लिए उधार, और 10 लाख रुपए उधार ले लिए, ये ले लिए 10 लाख रुपए उधार 1 तारीख को, 1 जनवरी 2021 को फॉर एग्जांपल। तो 20 लाख की लिमिट में से 10 लाख का उधार ले चुका है, 10 लाख की लिमिट अभी बाकी है उसकी। तभी क्या हुआ? इस मॉर्गेजर ने एक तीसरे व्यक्ति को पकड़ा, और ये तीसरा व्यक्ति कौन है? मॉर्गेजी नंबर 2। और इस तीसरे व्यक्ति को भी यही प्रॉपर्टी जिसको मॉर्गेज पे रखा हुआ है उसने, इस फ्यूचर एडवांसेस के आधार पर यही प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख दी। पर मॉर्गेज पे रखते वक्त उसे बता दिया कि इस प्रॉपर्टी को मैंने पहले से मॉर्गेज पे रखा हुआ है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है भाई 20 लाख रुपए तक की है, उसे बता दी हर बात। और इस मॉर्गेज के आधार पर इसने मानो इस व्यक्ति से ले लिए 10 लाख रुपए उधार ले लिए, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, मानो 15 लाख रुपए उधार ले लिए, ठीक है? 15 लाख रुपए उधार ले लिए इस मॉर्गेजी से। और ये जो मॉर्गेज हुई, ये जो दूसरी वाली मॉर्गेज हुई, ये जो 15 लाख रुपए मिले, मानो ये मिले 1 फरवरी 2021 को। तो ये ओरिजिनल मॉर्गेज है। ओरिजिनल मॉर्गेज के अंदर 10 लाख रुपए ले लिए गए आउट ऑफ द लिमिट ऑफ 20 लाख 1 जनवरी 2021 को। उसी प्रॉपर्टी के बिना पर दूसरी मॉर्गेज ली, वो वन टाइम मॉर्गेज है, वो सादा मॉर्गेज है, वो फ्यूचर एडवांसेस के बारे में नहीं, सिंपल मॉर्गेज। और उसके आधार पर 15 लाख रुपए ले लिए कब? 1 फरवरी को, 1 महीने के बाद। अब पर इसकी लिमिट के अभी भी 10 लाख रुपए बचे हैं ना, तो मानो इस मॉर्गेजर ने 10 लाख रुपए इस मॉर्गेजी से और ले लिए, और ये जो 10 लाख रुपए लिए, ये लिए मानो 1 मार्च 2021 को। अब देखो ये 10 लाख रुपए इस पहले मॉर्गेजी से लिए हैं 1 तारीख को, फिर 15 लाख रुपए इस दूसरे नंबर के मॉर्गेजी से लिए हैं 1 फरवरी 2021 को, फिर दोबारा से 10 लाख रुपए लिए हैं इस पहले मॉर्गेजी से 1 मार्च 2021 को। अगर हम इस सेक्शन को भूल जाएं, जिस सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, तो कानून क्या चलेगा? प्रायोरिटी का रूल क्या चलेगा कि ये 10 लाख रुपए सबसे पहले प्रायोरिटी पाएंगे क्योंकि ये सबसे पुराने हैं, उसके बाद नंबर आएगा इन 15 लाख रुपए का क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद नंबर आएगा इन 10 लाख रुपए का। तो कल को अगर इस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, मॉर्गेजर पैसा चुकाने पे आएगा, तो सबसे पहले वो 10 लाख रुपए चुकाएगा इस मॉर्गेजी के पहले मॉर्गेजी के, फिर 15 लाख रुपए चुकाएगा इस दूसरे मॉर्गेजी के, और फिर बचा कुछ तो तीसरे नंबर पे इस मॉर्गेजी के बच्चे को 10 लाख रुपए चुकाएगा जो उसने मार्च में लिए। तो ये क्रोनोलॉजी फॉलो होती अगर ये सेक्शन नहीं होता तो। अब इस सेक्शन की वजह से प्रभाव क्या पड़ा है? कानून बदला कैसे है? कानून इस वजह से बदला है कि क्योंकि ये मॉर्गेज फ्यूचर एडवांसेस के बारे में था, पर वो मॉर्गेज को एग्जिस्ट करती थी पहले से, बस इतना सा फर्क था कि वो फ्यूचर एडवांसेस के बारे में था। तो एग्जिस्टेंस में मॉर्गेज ये पहले आई है इसके मुकाबले। तो ये जो पूरी मॉर्गेज है, भले इसके अंदर पूरा पैसा लिया नहीं गया था, आधा ही लिया गया था, इसके पहले केवल आधा ही पैसा लिया गया था, पर फिर भी इसके अंदर का जो भी पूरा अमाउंट है वो प्रायोरिटी पाएगा इस दूसरे नंबर की मॉर्गेज से, क्योंकि ये जो पहली मॉर्गेज है, पहले मॉर्गेज के फेवर में ये प्रीडेट करती है इस दूसरी मॉर्गेज से, क्योंकि ये पहली मॉर्गेज तो हुई है 1 जनवरी 2021 को, और ये जो दूसरी मॉर्गेज हुई है ये हुई है 1 फरवरी 2021 को। भले ही ये जो बाकी के 10 लाख रुपए 1 मार्च को लिए गए थे, पर इनका जो सोर्स है वो ओरिजिनल मॉर्गेज ही थी जो 1 जनवरी 2021 को हुई थी। वो ओरिजिनल मॉर्गेज इज द सोर्स। ये 10 लाख रुपए जब दोबारा लिए हैं पहले मॉर्गेज से, तो कोई नई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज पे नहीं रखी है, ना ही कोई नया मॉर्गेज डीड बना है।
वो तो ओरिजिनल जो मॉर्गेज थी, जो फ्यूचर एडवांसेस के बारे में थी और उसमें लिमिट बची हुई थी 10 लाख की, दैट इज द रीजन कि वो दोबारा पैसा लिया गया। तो ये माना जाता है कि ये जो दोबारा वाला पैसा है उसका सोर्स वही है जो ओरिजिनल मॉर्गेज थी। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये दोनों ही अमाउंट्स, भले ही असलियत में ये वाला अमाउंट बाद में आया, पर उसकी सोर्स क्योंकि वो ओरिजिनल मॉर्गेज ही है, तो ये दोनों ही अमाउंट प्रीसीड करते हैं इस वाले अमाउंट को। तो कल को अगर पैसे की सेटिस्फेक्शन की बारी आएगी तो ये दोनों ही 10 लाख, ये जो 10 लाख 1 जनवरी को लिए गए और ये जो 10 लाख 1 मार्च को लिए गए, ये दोनों ही प्रायोरिटी पाएंगे इन 15 लाख से, क्योंकि जिस मॉर्गेज से वो आ रहे हैं वो प्रीडेट करती है इस दूसरी मॉर्गेज से। बस इसकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि वो जो फ्यूचर एडवांसेस के बारे में मॉर्गेज थी ना, ये अगर फ्यूचर एडवांस की वजह से तो ये सारा रट्टा पड़ रहा है, फ्यूचर एडवांस की नहीं होती तो उसी टाइम पे पैसा दे दिया जाता, जितना भी होता 10 लाख 20 लाख, तो कोई टेंशन ही नहीं होता। मानो ये 20 लाख की सिंपल मॉर्गेज होती तो 20 लाख रुपए मिल जाते एक तारीख को और उनको मिल जाता प्राइमेसी, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि फ्यूचर एडवांसेस वाली मॉर्गेज थी। तो इसलिए जब भी फ्यूचर एडवांसेस वाले मॉर्गेज की स्थिति बनेगी तो आप एक बात याद रखना कि उसमें हमेशा मैक्सिमम लिमिट होना जरूरी है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ये जो मॉर्गेज है पहली वाली अनलिमिटेड नहीं हो सकती कि आप जितना चाहें उतना पैसा लेते रहोगे और जब जब जितना पैसा लेते रहोगे वो प्रायोरिटी पाता रहेगा दूसरी मॉर्गेज से, नहीं, देयर हैज टू बी अ मैक्सिमम लिमिट। जैसे हमारे एग्जांपल में 20 लाख रुपए की थी, और दूसरी बात, केवल उतना ही पैसा प्रायोरिटी पाता है जितना पैसा उस लिमिट के अंदर आता है। उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगा अमाउंट जो पहली मॉर्गेज से आ रहा है, वो अपनी सोर्स को खो देता है और वो एक नया ट्रांजैक्शन कहलाता है नई मॉर्गेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, मानो पहली बार तो 10 लाख रुपए लिए थे 1 जनवरी 2021 को, जब 1 मार्च 2021 को पैसा लिया तो भले ही लिमिट 20 लाख की थी पर पैसा ले लिया 15 लाख रुपए। मानो भरोसा दिलवा दिया मॉर्गेज को, यार मैं कर दूंगा वापस, आप परेशान मत हो, पर पैसा ले लिया 15 लाख रुपए दूसरी बार जब लिया 1 मार्च को, तो 10 लाख तक तो प्रायोरिटी पाएगा, मतलब 10 प्लस 10 इस 15 में से जो 10 है वो तो प्रायोरिटी पाएगा इस दूसरी मॉर्गेज से और उसको पहले सेटिस्फाई किया जाएगा। पर जो बाकी का 5 लाख रुपए है ना, ये 5 लाख रुपए क्योंकि ये सोर्स नहीं ढूंढ पा रहा उस ओरिजिनल मॉर्गेज में क्योंकि इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये 1 मार्च को आया है और ये दूसरी मॉर्गेज 1 फरवरी की है, तो ये दूसरी मॉर्गेज है वो प्रायोरिटी पा जाएगी इस 5 लाख रुपए से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कल को अगर पैसा सेटिस्फाई करने में आएंगे तो सबसे पहले मिलेंगे 20 लाख रुपए किसको, मॉर्गेजी नंबर 1 को, फिर दूसरे नंबर पे मिलेंगे 15 लाख रुपए किसको, मॉर्गेजी नंबर 2 को, और तीसरे नंबर पे मिलेंगे 5 लाख रुपए किसको, मॉर्गेजी नंबर 1 को, ये जो लिमिट क्रॉस कर गए थे ये वाले 5 लाख रुपए। ये है फंडा हमारे इस सेक्शन का जो इतनी खिचड़ी भरी वाली भाषा में लिखा हुआ है, सेक्शन 79। अब मुझे जल्दी से बताओ समझ में आई बात? सेक्शन 79 क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? यस बोलेंगे चैट बॉक्स में फटाफट से। समझ में आ रहा है? दिमाग का दही हो रहा है? कोई बात समझ में नहीं आई, क्लास को दोबारा देख लेना, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से जितना इजी हो सकता है उतना इजी तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलो मूव ऑन, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अब 80 को बच्चे रिपीट कर दिया गया है, तो अगला जो नंबर आता है वो आता है 81 का, और सेक्शन 81 के अंदर आता है मार्शलिंग का कांसेप्ट। वैसे मैंने पहले भी आपको ये कांसेप्ट पढ़ा रखा है मार्शलिंग का, वही कांसेप्ट दोबारा आता है टीपीए के अंदर। मार्शलिंग बड़ा मजेदार कांसेप्ट है, इसको एक बार समझ लिया तो फिर आपको परेशानी नहीं होती, फिर तो सवाल आने दो एग्जाम में। और इंटरेस्टिंग है सिचुएशन, दिमाग को लगाना। ये क्या कहता है, अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई मालिक है, वो अपनी दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टियों को मॉर्गेज पे रखता है एक दूसरे व्यक्ति को, फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टियों को, सारियों को नहीं, एक को या एक से ज्यादा को मॉर्गेज पे रख देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये जो दूसरा मॉर्गेजी है ना, जिसको एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में मॉर्गेज मिला है, इसके पास ये अधिकार होगा कि वो ये बोल सके कि जो पुरानी वाली मॉर्गेज है उसको पहले सेटिस्फाई करो उन प्रॉपर्टीज में से जो प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज नहीं की गई है, जो प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज नहीं की गई है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त ये जो दूसरा मॉर्गेजी है वो कभी भी प्रेजुडिस नहीं कर सकता उन राइट्स को जो पहले मॉर्गेजी के होंगे, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट एक्वायर किया होगा। अब फिर से पूछूंगा मैं आपसे, समझ में आई बात? थोड़ी बहुत हिट करी? कोशिश करा करो, अपनी तरफ से भी कोशिश करा करो, फिर मैं बताता हूं तो आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आखिरी में आप ही को इन शब्दों से झेलना है ना। देखो अगली कहानी देखो, इस कहानी में क्या कहानी चल रही है इसको देखो बच्चे। एक व्यक्ति है मॉर्गेजर, ठीक है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और इस पे बच्चे मानो 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, 3 करते हैं चलो, 1 2 3 प्रॉपर्टीज हैं, मानो 3 बंगले हैं इसके। अब इसके बुरे दिन आ गए बेचारे के, नोटबंदी वगैरह हो गई, 2 नंबर का काम करता था, बहुत दिक्कत परेशानी हो गई, पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो इसने अपने तीनों बंगलों को मॉर्गेज पे रख दिया इस मॉर्गेजी नंबर 1 के पास। अब ये मॉर्गेजी नंबर 1 है, ये भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, तभी तो इतना पैसा दे पा रहा होगा। मॉर्गेज पे रख दिया इस तीनों प्रॉपर्टी को इस मॉर्गेजर ने इस मॉर्गेजी के पास, और मानो इन तीनों बंगलों को मॉर्गेज पे रख के मानो 10 करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है, 10 करोड़ रुपए उधार ले लिया। अब क्या हुआ, ये मॉर्गेजर जो है इसने 10 करोड़ रुपए लगाए, अपना बिजनेस चलाने की कोशिश करी, नहीं बन रही काम, 5 करोड़ रुपए और की जरूरत पड़ रही है। अब वो शार्क टैंक इंडिया में गया है, अश्नीर ग्रोवर कह रहा है कि मैं तो इतना शेयर लूंगा, तो कह रहा है मेरे को 5 करोड़ और चाहिए भाई, नहीं बन पा रही बात। तो फिर क्या किया इसने, क्या किया कि ये जो 3 बंगले थे जिनको पहले से मॉर्गेज रख रखा था, उसमें से किसी एक बंगले को उठा के उसने किसी तीसरे व्यक्ति को मॉर्गेज पे रख दिया। ये पहले से भी मॉर्गेज पे है, मॉर्गेज नंबर 1 के पास, सबको दोबारा से नहीं रखा, उनमें से किसी एक को उठा के इसके पास मॉर्गेज पे रख दिया। और ये हमारा इतना पैसे वाला आदमी नहीं है, कंपैरेटिवली गरीब आदमी है, तो इसे एक बंगले के आधार पर 5 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई तू जा कर ले डील अश्नीर ग्रोवर से। ये हमारा दूसरा मॉर्गेजी है, चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है। अब कल को क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये डूब गया, पता चला कि अश्नीर ग्रोवर भी नहीं बचा पाया उसकी कंपनी को, और सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये जो मॉर्गेजी है इसने 10 करोड़ रुपए ले रखे हैं, इसने 10 करोड़ रुपए दिए थे उधार, और उसकी मॉर्गेज ज्यादा पुरानी है, इसकी बात की इसकी पहली है, वो मॉर्गेजी नंबर 1 है, तो उसके जो 10 करोड़ रुपए हैं वो प्रायोरिटी रखते हैं इसके 5 करोड़ रुपए के ऊपर। तो मॉर्गेजी ने प्रोसेस को शुरू किया अपने 10 करोड़ रुपए को रिकवर करने के लिए। अब वो उन 10 करोड़ रुपए को रिकवर करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को बेच रहा है, सेल कराई है, मैंने पढ़ाया आपको सेक्शन 69 के अंदर, प्रॉपर्टीज को बेच रहा है कि मेरे 10 करोड़ रुपए वापस आए, तीनों बंगले हैं उसके पास। अब इसकी हालत खराब है, इसकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि इसमें जो तीसरा बंगला है वो इसका भी सिक्योरिटी है, और अगर उस सिक्योरिटी को इसने बेच दिया तो फिर ये अपने 5 करोड़ रुपए कहां से लेके आएगा, और वो उसके बारे में बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रायोरिटी तो उसी की है। तो इसने रिस्क तो लिया था कि ऑलरेडी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में दोबारा दिया उधार, पर इसके पास एक अधिकार है, एक छोटा सा प्यारा सा अधिकार है कि वो हाथ जोड़ के इस मॉर्गेजी नंबर 1 से रिक्वेस्ट करेगा कि देखो भाई साहब आपके 10 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक बात है, आप एक काम करो, अपने पैसे की रिकवरी
ऊपर से शुरू करो, मतलब उन बंगलों से शुरू करो जो आपके पास मॉर्गेज में है पर मेरे पास नहीं, मतलब जिनके ऊपर मेरा मॉर्गेज नहीं है उनसे शुरू करो। जैसे ये वाला बंगला है, ये केवल आपके पास मॉर्गेज पे था, मेरे पास नहीं है, इसको बेचो सबसे पहले। देखो शायद इसी से 10 करोड़ रुपए चुक जाए, और मानो उसने बेच दिया ये वाला बंगला, और इस बंगले से निकल के आए मात्र 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए तो अभी बचते हैं। तो फिर ये कहेगा एक काम करो, आप इसको मत बेचो, इसके ऊपर तो मेरा भी मॉर्गेज है, आप इस दूसरे नंबर वाले को बेच के क्यों नहीं देखते? और ये दूसरा वाला बंगला बिका तो मानो ये भी बिक गया 5 करोड़ का, तो उसका जो लोन है वो सेटिस्फाई हो गया 2 ही बंगलों में, और इसका बच गया। अब कल को इसको जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि वो पैसा देने नहीं वाला, तो इस वाले बंगले को बेच के ये अपने 5 करोड़ रुपए वसूल लेगा। ये है अधिकार कि पहले वाले मॉर्गेजी को फोर्स करना कि वो पहले उन प्रॉपर्टीज को बेचे जो प्रॉपर्टीज इसके पास मॉर्गेज पे नहीं है। उनको करने के बाद अगर लोन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है तब इसकी तरफ देखे। मानो इसी एग्जांपल में पहली प्रॉपर्टी बिक गई 5 करोड़ की, मानो दूसरी प्रॉपर्टी बिकती केवल 3 करोड़ की, तो 8 करोड़ आए, 2 करोड़ तो अब भी कम है। अब तो ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कभी भी ये जो मॉर्गेजी का राइट है वो प्रेजुडिस नहीं कर सकता हमारे पहले मॉर्गेजी की प्रायोरिटी उसकी है, तो वो इस बंगले को भी बेचेगा, बेचेगा ही बेचेगा। तो इस बंगले को जब वो बेचेगा, मानो इस बंगले से बेच के आ गए 5 करोड़ रुपए, ये बंगला भी 5 करोड़ का बिक गया, तो 2 करोड़ वो अपने अलग ले लेगा पहले ही, और जो बाकी के 3 करोड़ रुपए हैं वो जाएंगे इसके पास, तो इस बेचारे का 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। पर ये कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, ये बस उम्मीद कर सकता है कि वो जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर इसका मॉर्गेज नहीं है उससे उस पहले वाले मॉर्गेज का लोन चुक जाए। अगर नहीं चुक पाया तो इसकी भी प्रॉपर्टी का नंबर आएगा और वो भी बेची जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो बचा, मानो ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बिकती तो उसको कुछ नहीं मिलता, जीरो अंडा गए इसके 5 करोड़ रुपए। तो प्रायोरिटी पहले ही मॉर्गेजी की है, बस दूसरे मॉर्गेजी पे एक सिंपल सा राइट है कि वो उसको बोल सकता है कि पहले बाकी की प्रॉपर्टीज बेचो, देन कम टू द प्रॉपर्टी जो मेरी मॉर्गेज का सब्जेक्ट मैटर है। यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चे, यही कहलाता है मार्शलिंग। क्या कहलाता है? मार्शलिंग। बताओ बच्चे समझ में आया मार्शलिंग? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। हाँ बच्चे, दैट इज द राइट, वो ये सेक्शन 81 का जो कॉन्सेप्ट है वो राइट है, मॉर्गेजी को उसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्लियर है? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? बड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे। अब अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 82। ये कंपैरेटिवली सिंपल है, जैसे इतने खतरनाक खतरनाक सेक्शन हमने पढ़ लिया ना अभी, उसके कंपैरिजन में ये बच्चा है। ये किसकी बात करता है बच्चे? ये बात करता है कंट्रीब्यूशन की। किसकी बात करता है? कंट्रीब्यूशन की। किसका कंट्रीब्यूशन? मॉर्गेज की उधारी का कंट्रीब्यूशन। देखे इसको भी पढ़ लेते हैं। मानो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई भी मॉर्गेज जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है मॉर्गेज का, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसके मालिक 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। मतलब एक ऐसी परिस्थिति की मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक है पर उसके ऊपर जो हक रखने वाले लोग हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कल को अगर उन 2 या 2 से ज्यादा लोगों में से कोई भी एक बंदा पूरी की पूरी मॉर्गेज के पैसे को चुका देता है, उधारी को चुका देता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है जिसने पूरे का पूरा पैसा चुकाया है, इसका अधिकार है कि जो बाकी के लोग हैं जो उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जताते हैं, जो बाकी के मॉर्गेजर्स हैं, उनसे वो उनका हिस्सा जो भी बनता था उस मॉर्गेज मनी की तरफ उसको वसूले। उसको क्या करे? वसूले। वो बन जाए वसूली भाई। ऐसे करके वो क्या करेगा? पैसे को वसूलेगा। देखो कहानी को समझो। मानो बच्चे ये है मॉर्गेज प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं। ये है मॉर्गेजर नंबर 1, मॉर्गेजर नंबर 2, मॉर्गेजर नंबर 3। 3 मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, और तीनों ने मिलकर, क्योंकि तीनों ही मालिक हैं तो मिलकर कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर रखा है इस व्यक्ति के पास। ये है हमारा मॉर्गेजी, ठीक है। और इसको लिखा है, मानो इसके बदले लिए इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर लिए 30 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। 30 लाख रुपए इन्होंने लोन पे लिए हैं इस मॉर्गेजी से, इस प्रॉपर्टी के बिना पर जिसके तीनों मालिक हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, कि कभी भी किसी मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन को टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। यू कांट ब्रेक द मॉर्गेज। तो मानो एक ऐसी स्थिति हो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मॉर्गेज नंबर 1 का इतना हिस्सा हो, मॉर्गेज नंबर 2 का इतना हिस्सा हो, और मॉर्गेज नंबर 3 का इतना हिस्सा हो। ऐसा है? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉर्गेज नंबर 1 जाके कहे मॉर्गेजी से एक काम करो भाई साहब, आप 10 लाख रुपए ले लो, तो मेरा हिस्सा बनता है और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी को छोड़ दो, या फिर मॉर्गेज 2 ऐसा करे या 3 ऐसा करे। ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई भी जो मॉर्गेज का ट्रांजैक्शन होता है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है। तो कोई भी जो मॉर्गेज जब रिडीम की जाती है वो एंटायरली की जाती है। तो मतलब इस मॉर्गेज को खत्म करना है तो आपको पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे और पूरी प्रॉपर्टी ही छूटेगी, ना ही पैसे को डिवाइड कर सकते हो ना ही प्रॉपर्टी को। दैट इज द रूल। तो क्या करें? अब मानो ये मॉर्गेजर नंबर 2 और 3 बदमाश है, इनसे कुछ हो नहीं रहा। मानो ये तीनों ही भाई हैं, मॉर्गेजर नंबर 1 लाइफ में सक्सेसफुल है, ये बेकार है, ये बस विमल पान मसाला खाते रहते हैं बैठे बैठे, और ये अच्छा बिजनेस कर रहा है, लाइफ में सक्सेसफुल है। तब इसको जरूरत थी, इसने लोन ले लिया था, अब इसने उस 10 लाख रुपए को अच्छे से यूटिलाइज किया है और लाइफ में आगे बढ़ गया है। इन लोगों ने 10 लाख रुपए का पान मसाला खा लिया, पर प्रॉपर्टी तो उसको प्यारी है इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो इसने क्या किया, आंखें बंद करके ये पूरे के पूरे 30 लाख रुपए को चुका दिया इस मॉर्गेज को, कि लो भाई 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी को छोड़ दो। पर इस 30 लाख रुपए की चुकाने की वजह से प्रॉपर्टी का मालिक तो बन नहीं जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तो वही लोग रहेंगे, इसे ओनरशिप का तो लेना देना कोई है नहीं, ये तो अपने हिस्से का मालिक रहेगा। तो इसका तो नुकसान हो गया कि इसने पूरी प्रॉपर्टी भी छुड़ा ली और उसको कोई फायदा भी नहीं हुआ, और इनकी फ्री में प्रॉपर्टी छूट गई, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये सेक्शन बनाया है कि अगर कई सारे मॉर्गेजर्स में से कोई एक बंदा पूरी मॉर्गेज मनी को पे करके प्रॉपर्टी को छुड़ा लेता है, तो वो जो बाकी के मॉर्गेजर्स हैं उनको फोर्स कर सकता है अपना अपना हिस्सा चुकाने के लिए, फोर्स कर सकता है बाय लॉ। अभी अगला सेक्शन है उससे आप समझ जाओगे। तो ये जो हमारा मॉर्गेज नंबर 1 है जिसने 30 लाख रुपए भरा है, वो इस मॉर्गेज नंबर 2 और मॉर्गेज नंबर 3 को फोर्स कर सकेगा कि वो अपने अपने 10 लाख रुपए इसको दे। अब वो फोर्स कैसे करेगा, कैसे ऐसा करने को मजबूर करेगा, वो अगला सेक्शन हमको बताता है। तो ये सेक्शन बात करता है कंट्रीब्यूशन की, किससे? अदर मॉर्गेजर्स से। ठीक है, सिंपल है, इजी सा है। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है? अब ये एक ही भाग हुआ है, अभी इसका एक और भाग है। ठीक है, अब देखो इसका टुकड़ा, दूसरा भाग देखो। मानो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसका एक ही बंदा मालिक है। बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है। 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका एक ही बंदा मालिक है, उनमें से एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा गया है एक उधारी के लिए, और फिर दोनों को मिला के मॉर्गेज पे रखा गया है दूसरी उधारी के लिए। तो पहले उनमें से एक को उधारी पे रख दिया, मॉर्गेज पे रख दिया एक उधारी के लिए, फिर दोनों को मिला के रख दिया।
और ये जो पहले वाली मॉर्गेज थी जिसमें एक ही प्रॉपर्टी को रखा हुआ था, उसको वो जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उससे पे आउट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये लायबल होंगी कंट्रीब्यूट करने के लिए उस डेट की तरफ, उस उधारी की तरफ जो दूसरी मॉर्गेज से निकल के आ रहा है। ये क्या है? ये क्या नई खिचड़ी है? तो इस नई खिचड़ी को भी देख लो बच्चे, आज पागल हो जाओगे आप लोग। देखो इस कहानी को देखो, मानो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, ये है हमारा मॉर्गेज। इसने पहले क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टी, इसको इसका नाम रख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, इसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 2। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी इसकी, इसने इसको मॉर्गेज पे रख दिया, किसके पास? मॉर्गेजी नंबर 1 के पास, मॉर्गेजी 1 के पास, इस प्रॉपर्टी को, केवल इस प्रॉपर्टी को। और इसके बिना पर मानो ले लिए कितने, 5 लाख रुपए उधार ले लिए फॉर एग्जांपल। फिर आगे जाके इसको और पैसे की जरूरत पड़ी तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के 1 और 2 दोनों को मिला के एक दूसरे मॉर्गेजी पे रख दिया, मॉर्गेजी नंबर 2 पे, और दोनों को मिला के रखा है तो पैसा ज्यादा ही मिलेगा, और उससे ले लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रॉपर्टी के बिना पर, केवल इस प्रॉपर्टी के बिना पर पहले मॉर्गेजी से ले लिए 5 लाख, और दोनों प्रॉपर्टी के बिना पर दूसरे मॉर्गेजी से ले लिए 10 लाख रुपए। ऐसी सिचुएशन है, क्या करोगे? तो इसमें पहला रूल ये है, क्योंकि ये जो पहली मॉर्गेज है जो 5 लाख रुपए की है, उसके लिए तो सिक्योरिटी केवल ये एक प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी ही होगा। मानो ये मॉर्गेजर पैसा ना पे करे, ये 5 लाख रुपए ना पे करे, तो मॉर्गेजी के पास क्या ऑप्शन है? इस प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लेने का। और मानो उसने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लिया और वो प्रॉपर्टी बेच दी उसने, और वो जो प्रॉपर्टी बेची गई, मानो वो प्रॉपर्टी बिकी 10 लाख रुपए की, ये वाली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 वो बिकी 10 लाख रुपए की, तो उसने 10 लाख रुपए में से अपने 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख उसका भी एक्स्ट्रा है। फिर क्या हुआ कि उसने ये जो 10 लाख रुपए उधार लिए थे इस मॉर्गेजर ने दूसरे मॉर्गेजी से, वो भी नहीं चुकाए। क्योंकि इसने नहीं चुकाए तो इस मॉर्गेजी का भी अधिकार है कि वो एक्शन ले, पर क्योंकि ये मॉर्गेजी पहले था, ये मॉर्गेज पहले की थी, इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में तो उसको प्रायोरिटी मिली, इसलिए उसने प्रॉपर्टी को पहले बेच दिया। अब इस मॉर्गेजी के हाथ में क्या रह गई? एक ही प्रॉपर्टी, ये वाली। मानो इस व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 को, और प्रॉपर्टी नंबर 2 को बेचने के बाद उसके हाथ में आए मानो 5 लाख रुपए, मानो इस प्रॉपर्टी नंबर 2 की वैल्यू कम थी, 5 लाख रुपए की बिकी वो, तो ये 5 लाख रुपए तो वो रख ही लेगा। पर ये जो 5 लाख रुपए इसके हाथ में बच गए थे ना मॉर्गेजी के हाथ में, क्योंकि उससे लोन 5 लाख का ही था, प्रॉपर्टी बिकी थी 10 लाख की, वो जो बचे हुए 5 लाख रुपए हैं वो मॉर्गेजर के पास वापस नहीं जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन में मॉर्गेजर के पास वापस जाते हैं जो भी सरप्लस होता है। यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो मॉर्गेजर पे वापस नहीं जाएंगे, बल्कि वो मॉर्गेजी को मिलेंगे, दूसरे नंबर के मॉर्गेज को मिलेंगे, और इस तरीके से उसका पूरा लोन सेटिस्फाई होगा। जरूरी नहीं है 5 लाख होते, हो सकता है 3 लाख होते, हो सकता है 2 लाख होते, हो सकता है 1 लाख होता, जो भी कुछ होता। ऐसी स्थिति में सरप्लस, वो सरप्लस जाता है मॉर्गेजी नंबर 2 के पास। तो भले उसकी प्रायोरिटी ना हो पाए उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पहले से सब्जेक्ट मैटर है किसी पहले की मॉर्गेज का, पर उस सरप्लस के ऊपर उसकी प्रायोरिटी होती है, बचा हुआ पैसा वही पाता है। ठीक है, ये बात निकल के आती है यहां से। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बात बताई ये अप्लाई नहीं होती वहां पर जहां पर सेक्शन 81 लागू होता है। सेक्शन 81 कौन सा था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया? मार्शलिंग वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? मार्शलिंग वाला कॉन्सेप्ट। मतलब कभी भी अगर कंफ्लिक्ट होगा इस सेक्शन के अंदर और मार्शलिंग वाले सेक्शन के अंदर, तो मार्शलिंग वाले सेक्शन को प्रायोरिटी मिलेगी। अभी कैसे मिलेगी वो भी मैं समझाता हूं। अभी पहले देखो इस सेक्शन को इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे कौन सी सीखी बच्चे? कॉन्ट्रीब्यूशन वाली, कि एक मॉर्गेजर अगर सबको पैसा चुका रहा है तो वो बाकी के मॉर्गेजर्स को फोर्स कर सकता है टू पे ऑफ। ठीक है, दूसरी जगह हमने कौन सी स्थिति पढ़ी? जहां पे पहले एक प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई मॉर्गेज है, फिर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को मिला के दूसरी मॉर्गेज की गई है, तो वहां पे किस तरीके से सेटिस्फेक्शन किया जाता है वो हमने सीखा। और तीसरी बात हमने देखा कि क्लैश की स्थिति में इट इज द कांसेप्ट ऑफ मार्शलिंग दैट इज गोइंग टू विन। अभी मार्शलिंग और इसका कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे सॉर्ट आउट होगा उसको समझो। देखो मार्शलिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोई प्रायर मॉर्गेज हो जो उसमें कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर हो, और दूसरी भी मॉर्गेज हो उसमें भी वही प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर हो, मतलब ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली थी नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली जो स्थिति है कि पहले की मॉर्गेज है उसमें तीनों को मॉर्गेज पर रख रखा था, दूसरी मॉर्गेज है उनमें से एक को रख रखा था, ऐसी सिचुएशन है। तो ये मार्शलिंग की स्थिति थी कि जो मॉर्गेज नंबर 2 है वो मॉर्गेज नंबर 1 से कह रहा था पहले बाकी की प्रॉपर्टीज को बेच लो, ऐसे हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि वो जो कई सारी प्रॉपर्टीज है उनमें से किसी एक पर पहली मॉर्गेज है और बाकी की सब पर दूसरी मॉर्गेज है, जस्ट अपोजिट है इस वाली स्थिति से। देख पा रहे हो ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो मॉर्गेजी नंबर 2 है, ये जो हमारा मॉर्गेजी नंबर 2 है, वो अगर एक ही प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, देखो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाला हूं मैं आपको, परेशान मत होना। मानो फॉर अ सेकंड, मानो ऐसी सिचुएशन होती कि ये जो मॉर्गेजर है इसके पास दो प्रॉपर्टी ना हो कि 4 प्रॉपर्टी होती, और 4 प्रॉपर्टीज में से वो 2 प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी नंबर 1 को दे देता और चारों को मिलाकर मॉर्गेजी नंबर 2 को दे देता, तो फिर वैसी सेक्शन की स्थिति हो जाती। और मानो मॉर्गेजी नंबर 1 का उधार नहीं चुकाया जाता, तो यहाँ पे मॉर्गेजी नंबर 2 भी मॉर्गेजी नंबर 1 से कह सकता था, क्योंकि यहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं है। मार्शलिंग वाले में चॉइस थी ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पे उस व्यक्ति का हक नहीं था। यहाँ पे मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा था, किस आधार पर चल रहा था कि जो दूसरा मॉर्गेजी है उसका केवल एक ही प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट था, उसका बाकी से लेना देना नहीं था, तो कह रहा था बाकी को बेच दो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा मॉर्गेजी है उसका इंटरेस्ट सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर है, तो बेचारा कैसे पिक एंड चूज करेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी नंबर 1 बेचे सिक्योरिटी तो उसी की कम होने वाली है। एंड दिस इज द क्लैश, जो क्लैश होता है ऐसी सिचुएशंस में। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? आर गेटिंग द पॉइंट कि कैसे मार्शलिंग का कांसेप्ट और ये वाली सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। मार्शलिंग में जो पहला मॉर्गेजी है वो ज्यादा प्रॉपर्टीज के ऊपर कंट्रोल रखता है, मॉर्गेजी नंबर 2 जो है वो एक आध के ऊपर रखता है। और यहाँ की सिचुएशन में जो मॉर्गेजी नंबर 1 है वो किसी एक आध प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखता है, पर मॉर्गेजी नंबर 2 सब पे रखता है, तो वो बेचारा मार्शलिंग को कैसे यूज करे, बिकॉज़ ही कांट, उसको प्रायोरिटी भी नहीं मिल रही है। तो यही जो क्लैश है, इस क्लैश की वजह से बोला जा रहा है कि अगर कभी पॉसिबिलिटी अराइज हो टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ मार्शलिंग, कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि पहले मॉर्गेजी के पास कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी हो उस मॉर्गेज के सिक्योरिटी के तौर पर जो सब्जेक्ट मैटर ना हो दूसरे मॉर्गेज का, तो वो वहां पे फोर्स कर सकेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को पहले बेचो। मानो इस वाली सिचुएशन में फॉर अ सेकंड, एक सेकंड को हम इमेजिन कर लें कि इस मॉर्गेज के पास ये दोनों प्रॉपर्टी तो है ही, इन दोनों में से कोई एक तो सब्जेक्ट मैटर है ही, इसके अलावा और भी कुछ होता, मानो कोई गाड़ी होती मॉर्गेज पे इसके साथ इन एडिशन जो सब्जेक्ट मैटर नहीं होती इस दूसरे मॉर्गेज का, तो यहाँ पे वो फोर्स कर सकता था कि आप पहले इसको बेचो देन कम टू दिस, तो वो भी अप्लाई हो सकती है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेंज। बहुत ही कम परिस्थितियों में ऐसा हो पाएगा। अब मुझे ये बताओ आप सभी लोग कि आप सभी लोगों को ये जो सेक्शन 82 के तीनों पॉइंट्स हैं समझ में आए हैं, क्लियर है, बात समझ में आई है सभी लोगों को? सभी बच्चे यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में फटाफट से, जिससे मुझे एक बार पता चल जाए दैट जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है।
बड़ा जरूरी है बच्चे। देखो कठिन है कॉन्सेप्ट, मुझे लग रहा है आप लोग एंजॉय भी करोगे। इन टॉपिक्स को आप अगर डायरेक्ट स्टैट्यूट से पढ़ोगे ना या बुक में भी पढ़ने जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति समझा सकता है, तो समझ लो, ठीक है। वन एंड दी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अब लास्ट सेक्शन पढ़ा रहा हूं इस क्लास का, फिर आपको 9 बजे मिलूंगा, ठीक है। देखो ये जो सेक्शन 83 है ये बात करता है डिपॉजिट की। ये बिल्कुल अलग है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हटा दो। ये बात करता है डिपॉजिट की। और क्या हो रहा है डिपॉजिट, कोर्ट में पैसा हो रहा है डिपॉजिट। कौन सा पैसा, मॉर्गेज मनी का पैसा। बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा लेंदी है बस। देखो किसी भी समय पर एक बार जब जो प्रिंसिपल मनी है जो किसी भी मॉर्गेज से जुड़ा हुआ है, एक बार जब वो ड्यू हो जाता है और उसके बारे में रिडेम्पशन का सूट फाइल अभी नहीं किया गया है या फिर बार नहीं हुआ है अभी, तो हमारा जो मॉर्गेजर है या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो ऐसा कोई सूट फाइल कर पाता, वो कोर्ट में आके कोर्ट में पैसा जमा कर सकता है। और वो पैसा क्या होगा, वो पैसा वो होगा जो मॉर्गेज मनी है जिसको उसने उधार लिया था अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। एक बार जब ऐसा पैसा जमा हो जाता है कोर्ट में, तो एक नोटिस भेजा जाएगा, राइटिंग में नोटिस भेजा जाएगा किसके पास, मॉर्गेजी के पास, और उसको बताया जाएगा कि उसके मॉर्गेज के बारे में पैसा जमा कर दिया गया है कोर्ट में। फिर वो मॉर्गेजी क्या करेगा, कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करेगा, उसमें वो अपनी सारी वेरिफिकेशन वगैरह कराएगा कि भाई मॉर्गेजी है, और वो बताएगा कि उसका कितना पैसा बनता है। उसके बाद उसको अधिकार दे दिया जाएगा कि जो कोर्ट में पैसा जमा किया गया है मॉर्गेजर के द्वारा, उसको वो विड्रॉ कर ले, उसको वो अपने साथ ले जाए और अपनी मॉर्गेज को सेटिस्फाई कर पाए। पर उसको ऐसा तभी करने दिया जाएगा जब तक वो उस मॉर्गेज से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज, और अगर उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उसके पास था तो उस प्रॉपर्टी की भी पोजेशन, वो सब कुछ कोर्ट के सामने हैंड ओवर कर दे। ठीक है, सब कुछ वापस कर दे जो भी उसके पास सिक्योरिटी है। ठीक है, देखो देखो बच्चे, ये है मॉर्गेजर। इसने कभी अपनी इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा था इस मॉर्गेजी के पास, और इस प्रॉपर्टी के बदले मानो 50 लाख रुपए उधार लिए थे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ था मानो 10% के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो मॉर्गेज की गई थी, जो मॉर्गेज का एग्रीमेंट था, इट वॉज फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का, 10 ईयर्स का पीरियड था। 10 साल के बाद पैसा चुका दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये 10 लाख 10 साल पूरे होंगे तो ये मॉर्गेजर के पास क्या हक हो जाता है, जैसे 10 साल पूरे होने की वजह से क्या होता है, पैसा ड्यू हो जाता है। जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू हो जाता है। ड्यू होने का मतलब क्या है, अब जो मॉर्गेज है वो अपना पैसा चुका सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को पा सकता है। तो नॉर्मल परिस्थितियों में कोई भी मॉर्गेजर क्या करता है, मॉर्गेज के पास जाता है, उसको वो पैसा टेंडर करता है कि लो भाई आपका पैसा ले लो वापस। पर मानो ऐसी स्थिति हो जाए कि मॉर्गेज बदमाशी में आ जाए, मानो मॉर्गेज को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे रखा था, वो मजे ले रहा है प्रॉपर्टी में, और पिछले 10 सालों में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कई गुना बढ़ गई। अब उसके दिमाग में लालच आ गया उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं देना चाहता। मॉर्गेज पैसे वापस कर रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 50 लाख लिए थे 10 साल हो गए, 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। लो भाई अपना पैसा लो, मॉर्गेज नहीं ले रहा, बहाने बना रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बदमाशी दे रहा है। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे मॉर्गेजर के पास अधिकार है कि वो लड़ाई झगड़ा ना करे, उस पैसे को लेकर कहां पे जाए, कोर्ट के पास जाए, कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाए, और वो पैसा कोर्ट में जाके जमा करा दे, जो भी पैसा बनता है। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए बनता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए बनता है, वो कोर्ट में जाके जमा करा दे। जैसे ही वो कोर्ट में जाके 1 करोड़ रुपए जमा कराएगा, कोर्ट क्या करेगा, मॉर्गेज को नोटिस भेजेगा कि भाई तुम्हारी मॉर्गेज के बारे में कोर्ट में पैसा जमा कराया गया, आगे ले जाओ उसको। फिर मॉर्गेज आएगा भागा भागा कोर्ट का नोटिस देकर, कोई भागा भागा आता है और ये अपना वेरिफिकेशन करवाएगा। फिर ये बताएगा कि इसका कितना पैसा बनता है, ये अपना लेके आएगा पर्चा वर्चा कि कितना इंटरेस्ट था, कितना प्रिंसिपल मनी था। मानो ये जो पर्चा बना के लेके आया उसमें भी जो टोटल अमाउंट निकल रहा है वो 1 करोड़ निकल रहा है या 1 करोड़ से कम निकल रहा है, मतलब वो जो अमाउंट है उतना है या उससे कम है। तो कोर्ट क्या कहेगा इसको, एक काम करो, जो भी कुछ है आपके पास प्रॉपर्टी के रिलेशन में, डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, वो सब लेके आओ कोर्ट के सामने, और घर की चाबी वाबी लेके आना, सब कुछ पोजेशन देना है वापस। जैसे ही मॉर्गेजी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा, मॉर्गेजी को उसका 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो हमारे मॉर्गेजर को दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बीच में आता है और बीच में एज ए मीडिएटर की तरह वर्क करके उस मॉर्गेज को रिडीम कराता है, उस मॉर्गेज को खत्म कराता है। तो ये एक परिस्थिति है, जो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो इस सेक्शन के अंदर बताई गई है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, सेक्शन 83 समझ में आ गया सभी लोगों को? यस टाइप करेंगे बच्चे चैट बॉक्स में, समझ में आ गया? एक सेक्शन और पढ़ा दूं, छोटा सा है, 5 मिनट लूंगा, एक सेक्शन पढ़ा दूं बस एक। ठीक है, चल एक और पढ़ लो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, वरना फिर रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा 9 बजे। सेक्शन 84 बात करता है इंटरेस्ट के रुकने की, इंटरेस्ट के रुकने की, सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट की। क्या कहता है देखो, अगर जब भी ये जो मॉर्गेजर है, जब भी वो पैसे को टेंडर करता है, टेंडर करता है मतलब प्रेजेंट करता है या फिर डिपॉजिट करता है कोर्ट के अंदर सेक्शन 83 के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा, तो जो इंटरेस्ट लग रहा था ना उस पैसे पे, उस प्रिंसिपल मनी पे, वो इंटरेस्ट लगना तुरंत के तुरंत रुक जाता है। ठीक है, तुरंत के तुरंत वो इंटरेस्ट लगना रुक जाता है, खत्म हो जाता है, फिर उससे उसके बाद इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। पर अगर वो जो मॉर्गेज डीड थी उसके अंदर, जिसके अंदर मॉर्गेज क्रिएट किया गया था, उसके अंदर मॉर्गेजर पे कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई थी कि वो पैसा देने से पहले कुछ फलाने फलाने दिन का नोटिस देगा मॉर्गेजी को, ऐसा ज्यादातर होता है कि 15 दिन का नोटिस, 1 साल का नोटिस, सॉरी 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नोटिस दिए बिना कोर्ट में पैसा जमा करा दिया या टेंडर कर दिया है, फिर इंटरेस्ट लगना रुकेगा नहीं। इंटरेस्ट लगना तभी रुकेगा जब वो पहले नोटिस सर्व करेगा, और नोटिस सर्व करने के बाद टेंडर करेगा और कोर्ट में डिपॉजिट करेगा। तो नोटिस की रिक्वायरमेंट अगर है, जरूरी नहीं है वो, तो वो इस कानून को लगने से रोक सकती है। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ा देता हूं आपको इस सेक्शन को। देखो बच्चे, मानो ये हमारा मॉर्गेजर है, ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, और ये हमारा मॉर्गेजी है। इस मॉर्गेजी से, इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के आधार पर मॉर्गेजर ने लिए थे मानो 20 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, 20 लाख रुपए लिए थे जिसमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगना था पर एनम, हर साल के हिसाब से। और ये जो आपका क्या कहते हैं मॉर्गेज था, इट वाज फॉर 10 ईयर्स, मानो 10 साल का था। तो जैसे ही 10 साल पूरे हुए तो क्या हो जाता है बच्चे, पैसा हो जाता है ड्यू, पैसा हो जाता है ड्यू। और ड्यू होने का मतलब क्या है कि अब हमारा मॉर्गेजर पैसे को वापस करके अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मॉर्गेज को खत्म कर सकता है। तो मानो ये जो हमारा मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी के पास गया और उसने पैसे को क्या किया, टेंडर किया। अब जबरदस्ती जेब में तो डाल ही देगा, जैसे आपकी बुआ मौसी डाल देती है घर से जाने से पहले, टेंडर करता है, पेश करता है कि भाई लो मैं आपका पैसा लेने को तैयार। तो जैसे ही वो पैसा टेंडर करेगा,
ये जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% का उस पर हर साल के हिसाब से, वो लगना उस पर रुक जाएगा, वहीं फ्रीज हो जाएगा अमाउंट प्रिंसिपल, और तब तक जितना इंटरेस्ट लग चुका है तब तक उसी पॉइंट पे जैसे उसने पैसे को टेंडर किया, फिर उस पैसे को चाहे उसने एक्सेप्ट किया हो चाहे ना किया हो, बट सफिशिएंट टेंडर होना चाहिए, मतलब वो पूरा पैसा होना चाहिए जितना पैसा बनता है। आधा अधूरा टेंडर टेंडर नहीं माना जाता, पहली बात। या फिर ये जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेज के पास नहीं गया पैसे को लेकर, उसने टेंडर नहीं किया, वो सीधा पहुंच गया कोर्ट के पास सेक्शन 83 के अंदर, और उसने कोर्ट में जाकर डिपॉजिट करा दिया पैसा। तो जैसे ही वो कोर्ट में डिपॉजिट कराएगा पैसा और वो सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब जैसे ही नोटिस सर्व हो जाएगा कोर्ट के द्वारा उस मॉर्गेजी को कि भाई आपका पैसा आ गया है, वैसे ही इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो कोर्ट के मामले में नोटिस सर्व होते ही और नॉर्मल सिचुएशन में टेंडर होते ही इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है, ये नॉर्मल रूल है। पर मानो इस मॉर्गेज डीड के अंदर जो ओरिजिनल मॉर्गेज थी उसमें बोला गया था कि पैसा वापस करने से पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा, पहले 2 मंथ्स प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। मानो इसने 2 महीने का नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट टेंडर करने पहुंच गया, तो ये जो टेंडर होगा ये इंटरेस्ट को लगने से नहीं रोकेगा, इंटरेस्ट फिर भी लगता रहेगा। या फिर उसने नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया, तो भी इंटरेस्ट लगना नहीं रोकेगा और मामला चलता रहेगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो पैसा टेंडर करेगा, फिर कोर्ट में डिपॉजिट करेगा, देन जो हमारा इंटरेस्ट लगना है वो फ्रीज होगा। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो बस बताता है कि किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना कब बंद होता है। वो पैसा पे करने पर नहीं होता, वो पैसे को टेंडर करने पर होता है या फिर कोर्ट में डिपॉजिट करके नोटिस इशू होने पर होता है। ठीक है, सो दिस इज द रूल एज फार एज द इंटरेस्ट वाला पॉइंट इज कंसर्न। अब इसके बाद बच्चे सारे रिपीट सेक्शन है, विल डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 91 और सेक्शन 91 से शुरू करेंगे हम लोग 9 बजे। ठीक है, सब आप सभी लोग टाइम पे आ जाएगा, बिल्कुल भी लेट मत आइएगा, एक भी सेक्शन को मिस मत करिएगा। चलिए बाय बच्चे, रेस्ट करके आना, दिमाग को फ्रेश करके आना। बाय बाय, एलसी एट 9 बजे।
नमस्कार दोस्तों, बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड, ऑल बढ़िया है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे बच्चे। सब कुछ ठीक है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? ऑल गुड, ऑल वेल? ठीक है, तो बच्चे ये जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम लोग ये जो हमारी सीरीज चल रही थी केस लॉस वाली, इसको हम खत्म करेंगे, इसको हम फाइनली फिनिश ऑफ करेंगे। हाँ, आज काफी सारे केसेस होंगे और सबके अंदर अलग-अलग बातें हैं,